हेलो स्टूडेंट्स। माय नेम इज प्रतीक देवरॉय और आज मैं तुम लोगों को इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मेनली इकोनॉमिक्स जो है वो दो ब्रांचों में डिवाइड किया गया है। नंबर वन इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकंड वन इट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, दो ब्रांच में डिवाइड किया गया है। पहला वाला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा वाला है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मेनली माइक्रो वेरिएबल को लेके डील करता है। माइक्रो वेरिएबल मतलब सिंगल जो वेरिएबल होता है, सिंगल वेरिएबल को लेके वो डील करता है। जैसे कि आप पकड़ लो इंडिविजुअल डिमांड या इंडिविजुअल सप्लाई, कोई भी एक वेरिएबल जो इंडिविजुअली जिसको लिए हम डील करते हैं उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। दूसरा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हम बोलते हैं जो एग्रीगेट को लेके डील करता है। ठीक है, एग्रीगेट को लेके डील करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि आप पकड़ लीजिए एग्रीगेट और मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, मतलब एक मार्केट में बहुत सारा पॉपुलेशन हो सकता है। तो सारे पॉपुलेशन का सारे का डिमांड लेके जो टोटल डिमांड होता है उस डिमांड को बुलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, इकोनॉमिक्स वर्ड को अगर हम दो हिस्सों में बांट करते हैं तो देयर विल बी टू वर्ड्स, वन इट इज इकोस एंड द सेकंड वन इट इज नॉमस। तो पकड़ लीजिए इकोस है। इकोस, इकोस मतलब होता है कि आपका हाउस होल्ड, एंड दूसरा होता है नॉमस। नॉमस मतलब होता है कि आपका एक्सपेंडिचर। तो हम दोनों का अगर पूरा इकोनॉमिक्स को अगर हम डिनोट करते हैं तो पूरा का मिलेगा क्या? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। जिसके द्वारा हम इसको साबित कर सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जिसका एक्सपेंडिचर होता है उसको हम बोला जाता है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। मतलब उसका टोटल एक्सपेंडिचर, उसका खाने का हो सकता है, उसका इन्वेस्टमेंट का हो सकता है, उसका कंजम्पशन, मेनली कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों को मिला के जो होता है उस एक्सपेंडिचर को बोला जाता है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स दो ब्रांच, मैंने पहले ही बोल दिया था कि दो ब्रांचों में डिवाइड किया जाता है। उसमें से एक होता है माइक्रो। माइक्रो का एक वेरिएबल हम लेते हैं, उसका नाम होता है डिमांड। तो चलिए डिमांड क्या है वो समझ लेते हैं। डिमांड मतलब होता है कि डिजायर फॉर ए कमोडिटी बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू कंज्यूम। ठीक है, तो वो तीन कंपोनेंट को लेके डिमांड होता है। डिमांड होने के लिए तीन कंपोनेंट का होना जरूरी है। नंबर वन इट इज डिजायर फॉर ए कमोडिटी। पहला हुआ होता है कि डिजायर होना चाहिए, उस चीज को पाने का इच्छा होना चाहिए। दूसरा होता है कि बैक्ड बाई परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर मतलब अपने पॉकेट में पैसा होना चाहिए कि जिस पैसे से हम क्या कर सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं। मतलब परचेज करने का क्षमता होना चाहिए। अगर मेरे पास परचेज करने का पावर ही नहीं है, इफ आई एम नॉट हैविंग द परचेजिंग पावर, देन हाउ कैन आई डिमांड फॉर दैट कमोडिटी? सो वो तब विश हो जाएगा, वो डिमांड नहीं रहेगा। इसलिए डिमांड होने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज होता है। नंबर वन इट इज डिजायर फॉर कमोडिटी एंड दूसरा होता है परचेजिंग पावर ऑफ द कमोडिटी। एंड थर्ड कंपोनेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है विलिंगनेस ऑफ द स्पेंड। विलिंगनेस टू स्पेंड मतलब हम, हमारा डिजायर भी है, हमको वो चीज चाहिए भी, और दूसरा होता है कि आपका, हमारे पास वो खरीदने का ताकत भी है, वी हैव द परचेजिंग पावर। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वी आर नॉट साइकोलॉजिकली परफेक्ट टू स्पेंड, और वी आर नॉट विलिंग टू स्पेंड ऑन दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। अगर तीन में से कोई भी एक कंपोनेंट अगर नहीं होता है तो वो डिमांड नहीं रहेगा, वो सिर्फ विश, मेयर विश रह जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन विश एंड डिमांड। विश होने के लिए तीन कंपोनेंट का होना जरूरी नहीं है, लेकिन डिमांड होने के लिए तीनों कंपोनेंट का होना जरूरी है। दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स। तीन कंपोनेंट जो मैंने बोला, दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड। उसको छोड़ के भी एक माइनर कंपोनेंट होता है, उसको बोला जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अगर गुड्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है तो अगर डिजायर भी नहीं होगा और परचेजिंग पावर का बात भी नहीं आएगा और विलिंगनेस टू स्पेंड कुछ भी नहीं होगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इज वन ऑफ द माइनर फैक्टर फॉर डिमांड। ठीक है, तो मेनली डिमांड होने के लिए तीन चीज चाहिए, मैंने पहले ही बोल दिया। नंबर वन इट इज डिजायर फॉर कमोडिटी, सेकंड वन इट इज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, एंड थर्ड वन इट इज विलिंगनेस टू स्पेंड। तीनों को अगर हम सम अप कर देते हैं तो तीनों को सम अप करने से हो जाएगा डिमांड। नाउ डिमांड आर ऑफ टू टाइप्स। डिमांड दो तरीके का होता है, वन इट इज इंडिविजुअल डिमांड, सेकंड व्हाट इज मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड जो है माइक्रो है और मार्केट डिमांड जो है वो मैक्रो है। इंडिविजुअल डिमांड मतलब कोई एक इंडिविजुअल का कितना डिमांड होगा। एक इंडिविजुअल, सपोज फॉर एग्जांपल पर्सन ए का डिमांड कितना है, वो हो गया इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट डिमांड ऑन द अदर हैंड क्या हो सकता है, वहां पे सपोज कीजिए वहां पे 5 पर्सन है, देयर आर 5 पर्सन इन ए मार्केट। तो 5% का एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड जो होता है वो होता है मार्केट डिमांड। तो उन दोनों डिमांड को अगर हम ग्राफ पेपर में शिफ्ट भी करते हैं तो दो तरीके का डिमांड कर्व मिलेगा। पहला जो इंडिविजुअल ए का था उसको अगर ग्राफ में प्लॉट किया जाता है तो जो डिमांड कर्व मिलेगा उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। एंड द सेकंड ऑन द अदर हैंड, अगर 5%, 5% ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी एंड पर्सन ई, देयर 5%, पांचों को मिला के अगर हम एक ग्राफ पेपर में टोटल करके सम अप करके अगर उसको हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हो तो जो डिमांड कर्व मिलेगा उसको बोला जाता है
मार्केट डिमांड। ठीक है, तो दोनों जो डिमांड कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं, हम डिराइव कर रहे हैं, दोनों डिमांड कर्व कहाँ से आता है? दोनों डिमांड कर्व आता है डिमांड शेड्यूल से। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और मार्केट डिमांड शेड्यूल से होता है मार्केट डिमांड कर्व। अभी हम आएंगे यूटिलिटी में। यूटिलिटी, यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी मतलब इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी बोला जाता है सेटिस्फेक्शन को, कि बीइंग अ कंज्यूमर, इफ यू get any product or if you consume any product, how far you are satisfied, तुमको उस डिमांड में से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उस सेटिस्फेक्शन के मेजरमेंट को बोला जाता है यूटिलिटी एनालिसिस। सो यूटिलिटी एनालिसिस का थ्योरी, पहला थ्योरी जो है वो थ्योरी है कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी थ्योरी। दैट थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय अल्फ्रेड मार्शल। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि हु वाज द फाउंडर और हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो आपको लिखना है अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हैज डिराइव्ड द थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट थ्योरी। उस थ्योरी में बोला क्या गया है, उस थ्योरी का क्रक्स क्या है? उस थ्योरी का क्रक्स यह है कि आफ्टर गेटिंग ए कमोडिटी और आफ्टर कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी, हाउ मच सेटिस्फेक्शन दैट ए पर्सन डिराइव कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। सपोज से फॉर एग्जांपल हमने एक ग्लास पानी पिया, सपोज एक ग्लास पानी पिया, तो उस एक ग्लास पानी में से हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? तो किसी ने बोला मुझे 10 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो 10 सेटिस्फेक्शन जो है, तो दैट दैट 10 सेटिस्फेक्शन इज नोन एज यूटिलिटी, एंड दैट 10 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। ठीक है, फिर दूसरा ग्लास ऑफ पानी पिया, तो उसमें कितना आ रहा है? सपोज कीजिए 8 आ रहा है, तो वो 8 जो है दैट इज द कैन बी रिटन इन नंबर्स। ठीक है, तो दिस थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय मार्शल। मार्शल ने क्या बोला था कि हर एक यूनिट ऑफ कमोडिटी से हमको, अगर हम वो मतलब कंजिक्यूटिवली उसको कंजम्पशन करते हैं, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा, मतलब लास्ट यूनिट से जो हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो हमेशा कमता जाएगा। दिस इज नोन एज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी में क्या बोला गया है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ये बोला गया है कि कोई भी अगर चीज होमोजेनस प्रोडक्ट अगर होता है, उस होमोजेनस प्रोडक्ट का अगर हम कंजिक्यूटिव यूनिट्स को कंजम्पशन करते हैं, तो हर एक कंजिक्यूटिव यूनिट से हमको जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो सेटिस्फेक्शन का लेवल कमता जाएगा। मतलब सपोज कीजिए आई एम वेरी मच थ्रस्टी एंड आई हैव ड्रंक अ ग्लास ऑफ वाटर। नाउ आफ्टर ड्रिंकिंग द ग्लास ऑफ वाटर, the satisfaction that I derive, the same satisfaction I will not derive from the second glass of water। मतलब अगर हम दूसरा ग्लास ऑफ पानी पिएंगे, तो उस पानी में से हमको जितना भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो फर्स्ट ग्लास से कम मिलेगा। दिस इज द थ्योरी गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। मार्शल का मेन मुद्दा ये था, मार्शल ने यही बोला था कि जो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है वो हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, मतलब उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। जिसको बाद में यूटिलिटी का सेकंड थ्योरी आया, जिस मार्शल का थ्योरी जो है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी थ्योरी, उसको क्रिटिसाइज करके हिक्स एंड एलन, दो व्यक्ति थे, टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, हिक्स, जे आर हिक्स एंड आर जी डी एलन, उन दोनों ने मिलके फिर नया थ्योरी दिया। उन लोगों ने बहुत बुरी तरह से मार्शल का थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन टू एक्सप्रेस हिज यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन whatever in terms of numbers। मतलब utility can be, according to Hicks and Allen, a utility can be expressed in terms of order and not in numbers। उसको ऑर्डर किया जा सकता है, उसको रैंक किया जा सकता है, बट उसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। मार्शल ने बोला था कि यूटिलिटी को नंबर में दिया जा सकता है, लेकिन हिक्स एंड एलन ने बोला कि नहीं, उसको नंबर में नहीं दिया जा सकता। उसको कैसे दिया जा सकता है? उसको रैंक किया जा सकता है, या उसको ऑर्डर में दिया जा सकता है। जैसे कि मैंने एक ग्लास पानी पिया, 2 ग्लास पानी पिया, 3 ग्लास पानी पिया, तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमको किस में आया? इस ग्लास में आया, मतलब दिस इज फर्स्ट। देन दूसरे क्लास में आया, दिस इज सेकंड। तीसरे क्लास में आया, दिस इज थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस काइंड ऑफ रैंकिंग कैन बी डन, बट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल एनालिसिस थ्योरी गिवन बाय हिक्स एंड एलन। और हिक्स एंड एलन का जो थ्योरी है, उस थ्योरी को बोला जाता है ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी थ्योरी। उन्होंने बोला था उसको ऑर्डर किया जा सकता है, उसको रैंक किया जा सकता है, लेकिन उसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए उस हिसाब से उसका थ्योरी का नाम पड़ा है ऑर्डिनल थ्योरी ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी थ्योरी। सो देयर आर टू थ्योरी दैट वी हैव डिराइव्ड। वन, इट इज कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी थ्योरी गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। द सेकंड थ्योरी वी हैव गॉट गिवन बाय जे आर हिक्स एंड आर जी डी एलन। दो व्यक्ति थे, उन लोगों ने दिया, उसको उसका नाम है ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी थ्योरी, जिसको जिसको इंडिफरेंस कार्व एनालिसिस भी बोला जाता है।
अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस मतलब क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व इज नथिंग बट अ कर्व दैट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. व्हाट इज एन इंडिफरेंस कर्व? मैं फिर से बोल रहा हूं, इंडिफरेंस कर्व मतलब एनी कर्व दैट शोज द बंडल ऑफ टू गुड्स, डिफरेंट बंडल्स ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू अ पर्टिकुलर कंज्यूमर. मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व में यही बोला गया है कि अगर एक कर्व में डिफरेंट बंडल होता है, सपोज कीजिए बंडल ए, बंडल बी, बंडल सी, बंडल डी, चार बंडल होता है, चारों बंडल में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन का दो गुड्स है, लेकिन अगर चारों बंडल सेम इंडिफरेंस कर्व में होता है तो चारों बंडल इक्वली सेटिस्फेक्शन देंगे. मतलब व्हाट द कंज्यूमर और द यूटिलिटी डिराइवर विल गेट द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन फ्रॉम each of the bundles available in the same indifference curve, और किसी में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. he will be indifferent in all the bundles. ठीक है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिफरेंस कर्व. नाउ इंडिफरेंस कर्व का चार प्रॉपर्टी होता है. देयर आर फोर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. प्रॉपर्टी नंबर वन कि इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हमेशा पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरह कन्वेक्स फॉर्म में रहता है. दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि इंडिफरेंस कर्व इज निगेटिवली स्लोप्ड और इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, मतलब वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है. तीसरा होता है कि इंडिफरेंस कर्व, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट कट ईच अदर. एक इंडिफरेंस कर्व दूसरे इंडिफरेंस कर्व को नहीं काटेगा. और चौथा और लास्ट प्रॉपर्टी होता है इंडिफरेंस कर्व का, क्या? हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. सो दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज. इनको छोड़कर भी और सारा प्रॉपर्टीज है, जैसे कि इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टचेस आइदर ऑफ द एक्सेसेस. इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सेस को टच नहीं कर सकता है. ठीक है, लेकिन चार प्रॉपर्टी जो मैंने पहले बोला था, दिस फोर प्रॉपर्टीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच मेजर. पहला वाला मैं फिर से बोल रहा हूँ, द इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. वो हमेशा पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स रहता है. दूसरा होता है कि इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरह आता है. और तीसरा होता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व में जो भी बंडल रहेगा वो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा इन कंपैरिजन टू द बंडल अवेलेबल इन द लोअर इंडिफरेंस कर्व. और चौथा होता है कि टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट काट ईच अदर, एक दूसरे को काटेगा नहीं. ठीक है ना? सो दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज. में एकदम शॉर्टली बोल रहा हूँ, उसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शॉर्टली बोलने से आपको क्रक्स याद रहेगा. अगर क्रक्स याद नहीं रहेगा तो बाद में समझ में नहीं आएगा. ठीक है, क्रक्स आपको याद रखना है, क्योंकि ऑल द क्वेश्चंस विल बी इन द मल्टी चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, तो आपको क्रक्स याद रखना है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिफरेंस कर्व थ्योरी. ठीक है, अब दूसरा टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो लास्ट टॉपिक होता है हमारा यहाँ पे, उसको बोला जाता है मार्केट. सो मार्केट को हम अगर डिवाइड करेंगे तो मार्केट को दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है मेनली. वन, इट इज परफेक्ट कंपटीशन, और दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन. इम्परफेक्ट कंपटीशन, वन इट इज परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन. तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन होता है जिसमें वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होता है. मतलब सेलर्स भी बहुत सारा होता है, बायर भी बहुत सारा होता है. दिस वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. ठीक है ना? अभी उसका और भी सारा आपका क्या बोलते हैं, उसका और भी सारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे कि ऑल द बायर्स आर हैविंग ऑल द मार्केट इंफॉर्मेशन, homogeneous goods are available in throughout the country, there is no transportation cost. So these are the characteristics of perfect competition. Now come to the imperfect competition. In imperfect competition there are many numbers of market or types of market. One of such market is monopoly market. monopoly market मतलब क्या होता है? monopoly market एक ऐसा market है जहां पे सिर्फ सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहता है. मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब सेलर. तो मोनोपोली को अगर हम डिराइव करेंगे, मोनोपोली मार्केट को अगर हम स्प्लिट अप करेंगे तो होता है सिंगल सेलर. मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब सेलर. तो सिंगल सेलर जहाँ पे एक ही सेलर रहेगा और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहेगा. सो वन ऑफ सच एग्जांपल वी कैन से दैट इंडियन रेलवे. इंडियन रेलवे इज सच ऑर्गेनाइजेशन व्हिच सेल्स solely and there is large number of buyers. Then second come, it is duopoly. So duopoly market is a market situation where there are two sellers and large number of buyers. This is a special type of oligopoly market. Duopoly is a kind of oligopoly market where two sellers and large number of buyers. Then comes the second, third, it is oligopoly market. Oligopoly market में क्या होता है? There are few sellers, कुछ ही sellers है and large number of buyers. ठीक है ना?
ओलिगोपोली मार्केट इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। वहां पे क्या होता है, एक से लेके 10 तक, एक से नहीं सॉरी, 2 से लेके 10 तक मतलब सेलर हो सकता है। फ्रॉम 2 to 10, द रेंज ऑफ सेलर इट इज 2 to 10, उससे ज्यादा नहीं होगा। उससे अगर ज्यादा हो जाता है तो एक चौथा किस्म का हो जाता है, उसको बोला जाता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट सिचुएशन। मोनोपोलिस्टिक मार्केट सिचुएशन में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। सो देयर इज अ सिंगल डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दोनों में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होता है, एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होता है। ठीक है। सो एंड परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में आपका होमोजेनस प्रोडक्ट होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपका डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। दीज आर द टू मेजर डिफरेंसेस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ऑन द अदर हैंड, ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, सारा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंस ऑफ द मार्केट। मतलब कोई भी अकेला डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि देयर आर फ्यू सेलर्स इन द मार्केट। सपोज कीजिए कोलगेट में टूथपेस्ट इंडस्ट्री में क्या होता है, ओनली फ्यू सेलर्स आर देयर, सो ईच ऑफ द सेलर्स आर डिपेंडेंट। या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री, यू कैन से अटर दैट टेलीकॉम इंडस्ट्री इज, जियो अपना रिचार्ज प्लान खुद नहीं ले सकता, उसको देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या भाव चल रहा है, उस हिसाब से उसको देखना पड़ेगा। फिर जैसे कि जियो आया, उसके बाद उसने बहुत मतलब अपना रिचार्ज प्लान उसने घटा दिया था, तब भारतीय एयरटेल ने अपना प्लान घटाया। क्यों? क्योंकि उसको डिपेंड, द एयरटेल इज डिपेंडेंट ऑन जियो। उसको मार्केट का सिचुएशन देख के खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। एज इट इज ओलिगोपोली मार्केट, ही कैन नॉट टेक हिज डिसीजन ऑन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। उसको मार्केट देखना पड़ेगा, मार्केट का जांच करना पड़ेगा, मार्केट जांच करके उसके बाद उसका प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करना पड़ेगा। सो दिस इज ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है ना। सो वी हैव डिस्कस्ड इन जिस्ट द मार्केट सिचुएशन। थैंक यू।